हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शानदार खूबसूरत धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा शास्त्र जिनका विषय है। आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को पूरा आसान शब्दों में आपको समझाएंगे और अच्छे तरीके से आपको पेपर हल करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न एक बार आप देख लीजिए। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और यहाँ पे जो है आपको अनुक्रमांक अपना लिखना होगा, यहाँ पे नाम लिखना होगा और इसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो पेपर पैटर्न में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका जो है 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका सही उत्तर अपने कॉपी में आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद 2 से लेकर 6 प्रश्न तक आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर निश्चित होगा, वो कोई टाल नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर आपकी बात करें कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा ताजमहल आगरा में स्थित है। तो ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि ताजमहल दिल्ली में चला जाएगा, तो ये निश्चित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला यहाँ पे रहेगा 7 से लेकर 12 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको 3 से 4 शब्दों में देना होगा। 3 से 4 शब्दों में, 3 से 4 लाइन में, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक उत्तर का यहाँ 25 शब्दों, मतलब कि 3 से 4 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 13 से लेकर 18 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसका जो है 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। और फिर 19 से लेकर 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम किस भाषा में किया जाता था? कौन सी भाषा होती थी बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी? फारसी भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर पाली भाषा? इसमें आपका जवाब होगा पाली भाषा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? कैंसर रोग जो होता है वो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा रेडियोधर्मिता प्रदूषण से, ठीक है। आगे है अपव्यय और अवरोधन शिक्षा किस स्तर की प्रमुख समस्या है? तो यहाँ पे 2 जो सेंटेंस लिखे गए हैं, पहले तो आप इसका मतलब जान लीजिए क्योंकि ये जो शब्द लिखा गया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अपव्यय का मतलब होता है किसी चीज़ का नष्ट होना या कम होना या फिर उसको ज़्यादा उपयोग किया जाए तो उसका जो मेन क्वालिटी होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है। और अवरोधन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, कमी होना, रुकावट हो जाना। अब यहाँ पे ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, उच्च है या फिर प्रौढ़ है? तो ये शिक्षा का जो स्तर होता है ये प्राथमिक स्तर पर होता है। धीरे धीरे ये कहीं कहीं ये अपव्यय और अवरोधन देखने को प्राथमिक स्तर पर मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ता, चूहा, बिल्ली या फिर बंदर? तो थॉर्नडाइक के नाम आपने सुना होगा। इन्होंने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत दिए थे। इन्होंने जो है किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बिल्ली पर, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा के विभिन्न कार्य क्या हैं? तो प्रेरणा के जो विभिन्न कार्य हैं वो छात्रों में रुचि का विकास, व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता। इसमें सही जवाब ये सभी हो जाएगा। अगर आपको डी वाला ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन ये सभी दिखाई दे या उपरोक्त सभी दिखाई दे तो समझ ले कि भैया 99% ये आपका सही होता है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है ताकि जो है आप इसे आसानी से देख पाएँ और सीख पाएँ, आसानी से कवर कर पाएँ। बात करते हैं यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न के जिसका उत्तर निश्चित है। तो आइए फटाफट एक लाइन में आपको आंसर देना होगा, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? तो इसका उत्तर है ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। तो इस प्रकार से एक लाइन आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी के जो प्रदूषण होते हैं वो होता है। मिट्टी की उर्वरता जो शक्ति होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो बस आप इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है पुणे में सन 1916 में की थी? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे डी के कॉर्बे इनका पूरा नाम है। और धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना
की थी। बस इतना ध्यान रखेंगे, डी की कॉर्बे के नाम से इसको आप ध्यान रखेंगे, डी की कॉर्बे। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन, सीखने के जो है कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखनी है तो देखिए, सीखना पूछ सकता है या फिर अधिगम पूछ सकता है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव और अभ्यासों के द्वारा अपने व्यवहार में अस्थायी बदलाव लाता है। बहुत सिंपल परिभाषा ये है कि सीखना किसे कहते हैं। जब आप कोई चीज़ सीख जाते हैं तो आपके आदत में कुछ बदलाव आते हैं, आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आते हैं। जो बदलाव आते हैं वो किसके द्वारा आया है, तो जवाब होगा सीखने के द्वारा आया है। तो सीखना एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसी कला है जिसके सीखने के बाद इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे हम सीखना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, इसमें एक परिभाषा लिख सकते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये पति पत्नी दोनों थे, क्रो एंड क्रो, इन्हीं के अनुसार देखिए, आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। यानी आपकी आदतों में, आपके ज्ञान की, आपके आवृत्तियों को अर्जन मतलब अर्जित करना, ये अधिगम यानी जो है सीखना, या फिर कह सकते हैं कि अधिगम कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप 2-3 शब्द है, इसको आराम से लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे तो आपका ये सूत्र इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको लिखने हैं, 4 अंक आपको मिलेंगे, 50 शब्दों में आंसर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। क्वेश्चन है, वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती है। तो जो वैदिक काल है इसमें एक विद्यार्थी की दिनचर्या मतलब सुबह से लेकर शाम तक, आपने एक गाना भी सुना होगा, सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर जो है रात तक, रात से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, बाकी कुछ काम नहीं है, प्यार करते रहो भैया, है ना। तो इसमें लेकिन हमको ये समझना है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है क्या उनकी दिनचर्या होती थी, ये हमको लिखना है। तो आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे बच्चे। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए, वैदिक काल में विद्यार्थी की दिनचर्या अनुशासित होती थी। पहला पॉइंट, अनुशासित होती थी। वह सुबह जल्दी उठ जाते थे, ध्यान लगाते थे, पूजा करते थे और फिर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। ये इनकी शिक्षा होती थी, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बिताते थे। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और बना के लिख देंगे तो आपका ये पूरा आंसर कवर हो जाएगा। 4 अंक आपको मिलेगा, तो 4 अंक पाने के लिए थोड़ा सा आपको और लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे। यानी जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे वो विद्यालय से संबंधित कौन सा विचार रखते थे, उनके विचारों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा को समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का आधार या माध्यम मानते हैं। अगर समाज में कोई सुधार करना है, राष्ट्रीय चेतना जगानी है, लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह भरना है कि हमारा राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, हमारा समाज तब सुधरेगा जब लोग शिक्षित होंगे, तो इसी प्रकार के विचार पंडित मदन मोहन मालवीय के मन में आते थे। तो वही बात आपको यहाँ पे लिखना है। इन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी वाराणसी में। ठीक है, इन्होंने वाराणसी में इसकी स्थापना की है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सेंटेंस बढ़ा के लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कैसे आप आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। आगे है आपदा क्या होती है। तो आपदा देखिए, आपदा का मतलब कोई ऐसी विपत्ति अचानक आ जाए उसे आपदा कहते हैं। देखिए, आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से जीवन में संपत्ति का बड़ा नुकसान होता है। जो आपके पास संपत्ति है, अब चाहे वो आपका धन हो, ठीक है, चाहे इसमें जन हो, यानी जन धन की जिसमें हानि होती है वो आपका आपदा के कारण होती है। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, आग लग गई है, ये सब जो है आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के कारणों से जो अचानक कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है उसी को आपदा कहते हैं, अब वो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीखने की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को व्याख्या करना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, सीखने की सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है
कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एक कोहलर ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। देखिए कोहली के नाम से आपको, विराट कोहली के नाम से ये कोहलर जो है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता कुछ मिलेगा आपको, कोहली कोहलर। तो इस प्रकार से कोहली यानी कोहलर, विराट कोहली के नाम से इसको कोहलर को याद कर सकते हैं। और इन्होंने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है दिया है। अब इन्होंने सिद्धांत में क्या बताया है? इनके अनुसार सीखना अचानक होता है। यानी कोई चीज़, जैसे मान लो कोई आप काम कर रहे हैं और आपसे गलती हुई काम करते हुए, तो काम करते हुए जब गलती हो जाती है तो गलती से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि ये दोबारा काम हम नहीं करेंगे। तो गलती से क्या मिलती है? सीख मिलती है। और गलती अचानक होती है तो अचानक आप सीख जाते हैं कि भाई देखो हमसे गलती हो गई है, तो उसी में आपको एक सीख मिलती है। तो सीखना क्या है? सीखना अचानक होता है जब व्यक्ति समस्या को पूरा समाधान समझ लेता है, तब इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया वो करता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि एक बंदर ने ऊंचे स्थान पर लटके केले को पाने के लिए डंडे का उपयोग जो है किया है। उसे ये जो है समझ अचानक आई कि डंडे की समस्या का हल है। यानी जब वो केला ऊपर रखा था तो केला को देख रहा था बंदर, लेकिन जो उसे पा नहीं पा, मतलब उसको तोड़ नहीं पा रहा था या उसको खा नहीं पा रहा था, तो डंडे का सहारा लिया और डंडे का सहारा लेकर वो जो है केले को खाया। तो उसे जैसे एक सीख मिले कि डंडा जो है इस समस्या का हल है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि मानसिक अस्वास्थ्य का अर्थ क्या है? मानसिक अस्वास्थ्य पूछा गया है यहाँ पे। देखिए इसके बारे में लिखेंगे, मानसिक अस्वास्थ्य का अर्थ है जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, जैसे कि तनाव हो, चिंता हो या फिर अवसाद। अवसाद का मतलब वो डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, कोई न कोई चिंता परेशानी सता रही हो या किसी रोग से ग्रसित हो, तो उसे अवसाद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये अस्वस्थ की बात हो रही है। अगर यहाँ पे स्वस्थ लिखा होता, स्वस्थ लिखा होता तो इसका मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे आ लगा दिया, मतलब स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ पे जो स्वस्थ नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये कि उसका दिमाग कहीं न कहीं किसी दूसरे दिमाग में, मतलब किसी दूसरी चीज़ में लगी हुई है, या फिर उसको टेंशन है, चिंता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, परीक्षा के डर से बच्चों को पढ़ाई से दूर होना, यानी परीक्षा आने वाली है, अब आप जो है उससे डर रहे हैं कि यार क्या होगा, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कोई नंबर कम ना हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। तो कहीं की परेशानियां ये जो है उन पर मानसिक तनाव आ जाता है। अभी आपके सर पे बहुत बोझ होगा, एक टेंशन होगी, पेपर आने वाला है, कुछ तैयारी नहीं हुई है, क्या करें क्या ना करें। तो ये सब जो है आपके तनाव, चिंता, ये मानसिक अस्वास्थ्य का कारण है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण, देखिए सिंपल सी बात ये है, उपलब्धि परीक्षण का आशय किसी व्यक्ति की शिक्षा कौशल को मापना होता है। यानी कहने का मतलब ये कि आपको कितनी शिक्षा प्राप्त हुई है, आपके अंदर कौन सा कौशल है, उसको देखा जाता है। जैसे आपका टेस्ट होता है, स्कूल में टेस्ट होता है, तो आपको टेस्ट, जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो इससे क्या होता है कि आपकी उपलब्धि जो है वो जांच की जाती है, यानी परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना तैयार आपको है, और पेपर आने वाला है, तैयारी हुई है कि नहीं हुई है, वो टेस्ट के द्वारा पता चलता है। तो आगे लिखेंगे इसमें, यह बताता है कि व्यक्ति ने किसी विषय में कितना ज्ञान और दक्षता यानी कौशल हासिल किया है, ये पता चलता है उसके यानी उपलब्धि परीक्षण के बाद। ठीक है, आगे यहाँ उदाहरण ले सकते हैं कि स्कूल की परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं जो है इस प्रकार जो परीक्षाएं होती हैं उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पे 6 अंक आपको दिए जाएंगे, 50 शब्दों में उत्तर आपको लिखना होगा। तो चलिए आइए इसको भी फटाफट देखते हैं कैसे इसका उत्तर आप लिख पाएंगे। पेपर यहाँ पे जो प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। उत्तर की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। बौद्ध काल में जो शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है आपको। तो देखिए इसमें लिखेंगे नैतिकता पर जोर। नैतिकता का जोर का मतलब ये होता है कि शिक्षा में नैतिकता और अनुशासन का महत्व होता था। यानी बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी उन छात्रों को जो शिक्षा ग्रहण करते थे उनमें नैतिकता मतलब कि उनमें नैतिक व्यवहार हो, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका गुण सब कुछ अच्छा हो, और सबसे बड़ा अनुशासन का महत्व दिया जाता था। तो इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा। जीवन में सही तरीके से जीने की शिक्षा दी जाती थी, यानी
उनका समाज में प्रति नज़रिया कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, ये बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे है परोपकार एवं अहिंसा। परोपकार और अहिंसा में लिखेंगे अहिंसा और करुणा का महत्व सिखाया जाता था। अहिंसा का मतलब ये है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और करुणा का मतलब होता है कि हम दयावान होंगे, यानी कभी भी किसी के प्रति जो है ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे या कहीं भी कोई मारपीट झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, हम हमेशा दया भाव रखेंगे। करुणा का मतलब दया होता है। तो इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, अच्छी शिक्षा मिलती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे है कि पाली भाषा में शिक्षा, जो शिक्षा दी जाती थी शिक्षा सरल भाषा होती थी ताकि बच्चे उसे समझ पाएं। जो भाषा थी वो पाली भाषा होती थी। अब दोस्तों आपको एक बात बता दें कि शिक्षा शास्त्र से आपको पढ़ने से एक ऐसा नॉलेज मिलता है कि शिक्षा होती क्या है और शिक्षा प्रदान करने से क्या समाज में बदलाव आते हैं और इंसान की ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, शिक्षा शास्त्र हमें ये सिखाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप पढ़कर अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में जो शिक्षा दी जाती थी बौद्ध कालीन में, वो कितनी महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। इसे सीख कर भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है कि विहार एवं मठ, यानी शिक्षा के लिए आज हम विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वैसे विहारों मठों में शिक्षा दी जाती थी जहाँ विद्यार्थी गुरु के साथ रहा करते थे। उदाहरण के तौर पर जैसे नालंदा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पे बौद्ध काल की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि भारत में शिक्षक जो शैक्षिक स्तर है उसको उन्नत करने के 6 उपाय बताइए। यानी भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है कह सकते हैं उसके बारे में, उससे उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, उससे अच्छी शिक्षा कैसे बनाया जा सकता है, 6 उपाय बताना है। 6 नंबर मिलेगा, 6 उपाय आपको बताना है। पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, यानी शिक्षक जो होना चाहिए वो सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो आपको सही तरीके से शिक्षा दे पाएगा। तो यहाँ पे शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं दक्षता यानी कौशल बढ़ाए जाए जिससे वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ऐसे पूरा पढ़ते चले जाएंगे, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और फिर कहेंगे ये पढ़ लेना, आ जाएगा पेपर में, लिख देना भाई, लेकिन पढ़े कैसे, याद कैसे करें, समझे कैसे, ये कोई नहीं बताता है, बहुत कम लोग बताते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों वही है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षक होना चाहिए जिसके अंदर क्वालिटी हो, जो चीज़ों को बता सके, समझ सके और बच्चे उस बात को समझ सके और अपने ऊपर अमल कर सके। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाए हुए शिक्षक के जो भी वो पढ़ाए उसका पेपर में ज़रूर आए, तभी तो वो माना जाएगा कि भाई अच्छा शिक्षक है ना। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे है सभी के लिए शिक्षा, यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए। इसमें आप लिखेंगे कि सभी बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सभी को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे है यहाँ पे डिजिटल शिक्षा। आज के डेट में डिजिटल शिक्षा है तो उसका भी कहीं की बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग शिक्षा में किया जाए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लाभ पहुँच सके। इसके बारे में ऐसे आप बना के लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे है प्रयोगात्मक शिक्षा। जैसे भूगोल है, भूगोल विषय में जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे जाके, जैसे मान लो इतिहास है, इतिहास में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको ताजमहल के बारे में जानना है तो आप जाके ताजमहल वहाँ पे लोग लेकर जाएं, ताजमहल के बारे में बताएं, दिखाएं किस प्रकार से ताजमहल बना है, तो आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ जानकारी मिलेगी। यानी प्रयोगात्मक शिक्षा ज़िंदगी में होना चाहिए। स्कूल में अगर प्रयोगात्मक शिक्षा होती है तो ज़्यादा आपको सीखने को मौका मिलता है। ठीक है, भूगोल विषय है तो आप कहीं पहाड़ पे, पर्वत में, झील, झरने, नदी, ये सब चले जाइए, वहाँ पे देखने के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है साइंस में, वहाँ पे प्रैक्टिकल ना हो तो उसके बिना वो अधूरा लगता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए। तो पाठ्यक्रमों को व्यवहारिक और रोजगार परक होना चाहिए जिससे लोग उससे सीख पाएँ और आसानी से अपना आगे भविष्य में रोजगार भी कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचों का विकास का मतलब ये होता है कि स्कूल में उचित भवन होने चाहिए, अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए, लैब होना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ। आगे है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है सरकारी नीतियों को सही तरीके से सही तरीके से लागू किया जाए, यानी जो सरकारी नीतियां हैं वो सब पर सही तरीके से लागू किया जाए और ऐसा मतभेद ना हो कि किसी को ज़्यादा शिक्षा मिले, किसी को कम शिक्षा मिले, किसी को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले, किसी को कम स्कॉलरशिप मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नारी शिक्षा की समस्या। अब नारी शिक्षा की समस्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बस ये कि पॉइंट थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे सामाजिक बंधन, सामाजिक बंधन का मतलब ये कि बालिकाओं को शिक्षा पर समाज की कई सारी प्रतिबंध लगा देते हैं, परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, पैसे की कमी हो जाती है, तो सामाजिक बंधन भी कहीं न कहीं ये नारी की शिक्षा में बाधा पहुँचाती है, समस्या है। ठीक है, आगे है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। अशिक्षा और जागरूकता की कमी का मतलब ये है बहुत सारे माता पिता होते हैं, अक्सर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पे ध्यान नहीं देते हैं, उतने पढ़े लिखे माता पिता नहीं होते हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं कि बेटा ये तैयारी कर लो, ये बन जाओगे, इस प्रकार से ये बेसिस सेलेक्ट करो ताकि जो है कहीं की जॉब लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा इसलिए उनको नहीं मिल पाती है क्योंकि वो माता पिता जो है वो उतना शिक्षित नहीं होते हैं। तो शिक्षा भी जरूरी है और जागरूकता भी जरूरी है। आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं बहुत सारे गरीब के जो है होते हैं, गरीब के कारण लड़कियों को स्कूल जो है नहीं भेजते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं लोग। कुछ लोग इंटर के पास जो है शादी हो जाती है उनकी और फिर उसके बाद उनका पढ़ाई छूट जाता है, तो ये प्रकार से आर्थिक समस्या है। नेक्स्ट है सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा का अभाव, स्कूल में लड़कियों की सुरक्षा का चिंता बनी रहती है। स्कूल में नहीं लेकिन स्कूल जाते समय जब रास्ते से जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ जो है बदतमीजी छेड़खानी हो जाती है, तो वो भी कहीं न कहीं माता पिता यही सोचते हैं कि जो है उनको दूर ना भेजा जाए। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल जो है ड्रॉप आउट जो है कर दिए जाते हैं, यानी ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्या आप लिख सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है प्रेरणा के लक्षण क्या है। संक्षेप में प्रेरणा के बारे में बताना है। प्रेरणा आपको जो है किस प्रकार से मिलनी चाहिए, किसी से किसी को देखकर प्रेरणा मिलती है, किसी को देखकर हम कहते हैं यार भाई हम भी इसी तरह बनना चाहते हैं, तो प्रेरणा आपको मोटिवेशन मिलता है वहां से। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लक्ष्य उन्मुख। लक्ष्य उन्मुख का मतलब यह है कि प्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, यानी प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर से प्रेरित करती है कि भाई अब की बार 2026 में झंडा गाड़ देना है, अब की बार 2026 में 95 के पार लेकर आना है, इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े, करेंगे लेकिन हम जी जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। तो ये क्या है, एक प्रेरणा है जो आपको लक्ष्य की तरफ आपको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत का मतलब यह है कि व्यक्ति को जो है काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि अगर आपके अंदर चाहत आ गई, जुनून आ गई कि मुझे पढ़ना है यार, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना, कुछ बनकर दिखाना है, समाज को दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जो लोग ताने सुनाते हैं उनको दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमको दिखाना है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में सोच सोच के ऐसे भी लिखेंगे तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट है व्यक्तिगत फर्क। व्यक्तिगत फर्क का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की प्रेरणा अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी से सीख लिया, उसकी प्रेरणा अलग हो जाएगी। कोई व्यक्ति है जो कोई चीज़ देखकर सीखता है तो उसकी प्रेरणा अलग होगी। तो अलग अलग प्रेरणा सबको मिलती है। ठीक है, और आगे लिखेंगे इसमें उदाहरण के तौर पे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए छात्र को कड़ी मेहनत करना चाहिए, और कड़ी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, जुनून से मेहनत करेंगे तो आप एक दिन झंडा जरूर गाड़ेंगे और आप 95 के करीब पहुंच जाएंगे। जो लोग साइंस वाले कहते हैं कि साइंस वाले आर्ट वाले कुछ नहीं कर सकते, आप दिखा सकते हो कि आर्ट वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को दंड देने का कितने प्रकार होते हैं। अगर आप स्कूल में कोई आपको दंड मिलता है, आपको कभी न कभी दंड तो मिला होगा किसी न किसी प्रकार से, तो जो दंड है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक दंड, यानी आपकी पिटाई होगी, डंडे से पिटाई होगा, अब तो कानून अपराध है तो, है ना। आगे है नेक्स्ट मौखिक दंड। मौखिक दंड का मतलब आपको फटकार टीचर लगाए होंगे कि ये बदतमीजी करते हैं क्लास में, तो इस प्रकार से फटकार लगाए होंगे। ठीक है, आगे है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड का मतलब है कि बाकी छात्रों के सामने आपको शर्मिंदा किया गया होगा, आपको मुर्गा बनाया गया होगा या मुर्गी बनाई गई होंगी आप लोग, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सामाजिक दंड, ये लोग समाज के सामने जो है दंडित करते हैं। ठीक है, आगे है सकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड का मतलब ये है कि गलती सुधारने के लिए आपको अतिरिक्त कार्य दिया जाता है। मान लो आपने कोई गलती कर दिया और 5 होमवर्क आपको और दे दिया गया एक्स्ट्रा, तो इस प्रकार से ये सकारात्मक आपका दंड हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर होमवर्क न करने पर छात्रों 5 बार अभ्यास करने को लिखने को कहा गया, तो इस प्रकार से आप दंड के बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वृद्धि की 6 विशेषताएं बताइए। वृद्धि की 6 विशेषताएं बताना है। ये वृद्धि होती क्या है, तो देखिए जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है।
जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ वृद्धि होती रहती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, तो जीवन भर चलने वाली वृद्धि प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अलग अलग दर। अलग अलग दर का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की वृद्धि की गति अलग अलग होती है, यानी कोई ज़्यादा लंबा हो गया तो कोई कम लंबा होगा, किसी का शरीर बहुत मोटा हो गया, किसी का शरीर बहुत पतला हो गया, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, समग्र प्रक्रिया। समग्र प्रक्रिया का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार की वृद्धि होती है, यानी वृद्धि सबका होता है, शरीर का भी होता है, मन का भी होता है, समाज का भी होता है, आज की डेट में हर चीज़ की वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है आंतरिक और बाह्य कारक। आंतरिक और बाह्य कारक का मतलब ये है वृद्धि में अनुवांशिक और पर्यावरण कारक का भी असर पड़ता है, यानी अनुवांशिक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई ज़्यादा नाटा हो गया, कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा नाटा हो गया, और कोई व्यक्ति है वो जो ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये अनुवांशिक हो गया। और पर्यावरण कारण मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के कारण भी लोग जो है उसमें वृद्धि होती है। कुछ लोग की वृद्धि इन्वायरमेंट के कारण बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ लोग ज़्यादा गोरे हो जाते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जो ज़्यादा धूप में रहते हैं वो काले हो जाते हैं, तो इस प्रकार से पर्यावरण का भी असर पड़ता है वृद्धि पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है वृद्धि धीरे धीरे होती है, तीव्र गति से नहीं होती, धीरे धीरे होती है, साल 2 साल ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लिंग भिन्नता। लिंग भिन्नता का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों में वृद्धि अलग अलग होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक बच्चा धीरे धीरे चलना, बोलना, जो है सोचने की क्षमता विकसित करता है, तो ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वैदिक और जो बौद्धकालीन है उसमें शिक्षा का जो है तुलना करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके ले सकते हैं कि बाढ़ के कारणों की विवेचना कीजिए, बाढ़ के नुकसान से बचने वाले कौन सा उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, जो आपको आएगा उचित तरीके से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण का संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और विस्तृत क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, अच्छे तरीके से भी समझा भी दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।